नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है मित्रों कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है मित्रों, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन व अनुकरण करने के लिए कहना। तो देखिए मित्रों, बच्चों को जो केवल नैतिक शिक्षा दे रहे हो वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं है, और पूर्ण स्वतंत्रता दे भी नहीं सकते है ना, कि बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जा सके, नहीं, ये कोई बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हुई है। बच्चों को शिक्षक का अनुगमन व अनुकरण करने के लिए कहना कि जो शिक्षक सिखा रहा है बस वही सीखो, तो ये भी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं है। बाल केंद्रित होता है जिसमें बालक पे ही केंद्रित होती है शिक्षा, यानी जिसमें बच्चों की अभिव्यक्ति होती है, बच्चे जो भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसको महत्व दीजिए, और जो भी उनकी सक्रिय भागीदारी है उसको महत्व दीजिए, वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। तो इस प्रकार मित्रों, पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों कि शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। देखिए, जो शिक्षक है मित्रों वो बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है ना, ये प्रश्न एचटेट में पूछा गया है, ठीक है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, भाषण के माध्यम से, कोई भी सहायता न देकर, या कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। तो देखिए, प्रतियोगिता है ना, प्रतियोगिता के माध्यम से हर समय शिक्षक है बच्चों की सहायता नहीं कर सकता। केवल भाषण या व्याख्यान देना, ये तो शिक्षक केंद्रित हो गया, बच्चों की सहायता नहीं होगी। और कोई भी सहायता न देकर, तो ये तो विकल्प हो गया, यहाँ पे पूछा सहायता कर सकता है, यहाँ पे न देकर। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देना। देखिए, बड़ा कार्य होता है, लक्ष्य बड़ा है, तो उसके क्या करें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है और उसके बाद निर्देश दिया जाता है ना। तो ये क्या हुआ, ये शिक्षक बच्चों की सहायता करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो देखिए मित्रों, जो विकास है इसके संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। विकास एकल आयामी है, तो ये तो गलत कथन है। विकास एकल आयामी न होकर मित्रों क्या है, बहुआयामी है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास पृथक होता नहीं, विकास के सभी क्षेत्र क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं मित्रों, न कि पृथक होते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभ और मृत्यु के साथ समाप्त होता है। देखिए, विकल्प नंबर 1 और 3 हट गए। अब आप कहोगे या तो दूसरा है या चौथा है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो विकास जन्म के साथ प्रारंभ मृत्यु के साथ समाप्त होता है ये तो सही है, लेकिन जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता, बल्कि जन्म से पूर्व जो गर्भावस्था होती है वहां से शुरुआत होती है विकास की मित्रों। तो इस प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल सही कथन है विकास के संदर्भ में। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, ये सीटेट में पूछा गया है मित्रों प्रश्न कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था मित्रों, इन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था मित्रों, ठीक है, ये सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके नहीं। अनुकरण तो अल्बर्ट बांडुरा ने अपने प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में बताया था, वाइगोत्स्की ने नहीं बताया। पुनर्बलन स्किनर ने बताया था। परिपक्व होने से ये भी नहीं होगा, बल्कि वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है तो वयस्कों के साथ परस्पर अंतः क्रिया से, क्योंकि उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक दिया। तो देखिए, वयस्क है वो समाज के ही तो सदस्य होते हैं, तो उनके साथ अंतः क्रिया करेंगे परस्पर, तो बच्चे सीखेंगे, ऐसा किसका कहना है, लेव वाइगोत्स्की का मानना है। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 4 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछा है मित्रों, है ना। तो देखिए, एक सूक्ष्म गतिक होता है और दूसरा कौन सा होता है, स्थूल पेश या स्थूल गतिक कौशल। तो देखिए मित्रों, जो लिखना है वही इसका उत्तर है, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा होता है मित्रों, लिखना हो जाता है। बाकी देखिए, चढ़ना, दौड़ना और जो फूदकना है, ये तीनों स्थूल पेशीय या स्थूल गतिक कौशल के उदाहरण है। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या जो 5 है आपके, वहां पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों कि नर्सरी कक्षा के बच्चों के लिए सर्वाधिक अच्छी विषय वस्तु होती है। नर्सरी कक्षा का पूछा है मित्रों, हाँ, नर्सरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए सर्वाधिक अच्छी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु कौन सी होगी। तो देखिए, नर्सरी कक्षा के बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, ये मेरा देश नहीं लिख पाएंगे, है ना। मेरा पड़ोस ये बात की बात है, और मेरा प्रिय इस पे भी अच्छा नहीं लिख पाएंगे, बल्कि मेरा परिवार ये इनके लिए अच्छी विषय वस्तु होती है, क्योंकि उस समय नर्सरी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेरा परिवार टॉपिक से ही या अपने परिवार से ही अवगत होते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर।
कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। मित्रों यहाँ प्रश्न व्यक्तित्व से आया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि व्यक्तित्व का एक डेफिनेटली प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। और किसके अनुसार पूछा है वो भी मोस्ट है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार पूछा मित्रों, है ना। तो देखिए शारीरिक गठन पर तो सेल्डर क्वेश्चन ने दिया, इन्होंने नहीं बताया। सृजनात्मकता के आधार पर नहीं बताया। समायोजन और बुद्धि की बात करें तो बुद्धि के आधार पर हाँ बताया था थॉर्नडाइक और गेरेट ने, लेकिन समायोजन के आधार पर नहीं बताया, इसलिए ये विकल्प भी गलत होगा। तो यहाँ विकल्प बचा है मित्रों चिंतन व कल्पना, बिल्कुल सही है। देखिए जो थॉर्नडाइक है उन्होंने जो बुद्धि की बात मैंने बताई, गेरेट और थॉर्नडाइक वो बुद्धि के प्रकार बताए, ठीक है, व्यक्तित्व का नहीं। यहाँ व्यक्तित्व का पूछा है तो वो चिंतन और कल्पना के आधार बताया, ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है कि चिंतन व कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, E.L. थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने किया, जिसने बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखिए चिंतन व कल्पना के आधार पर कुल 3 प्रकार बताए। कितने मित्रों बताए, 3 बताए थे। एक बताया था प्रत्यक्ष विचारक, 3 विचारक प्रकार बताए थे जो चिंतन व कल्पना के आधार पर व्यक्तित्व है, प्रत्यक्ष बताया था, दूसरा बताया था सूक्ष्म, और तीसरा बताया था मित्रों स्थूल विचारक, है ना। ये 3 प्रकार के बताए। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 7 है वहां पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है मित्रों, एक बालक की कल्पना शक्ति, बुद्धि एवं निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध किससे। एक बालक है उसकी देखिए कल्पना शक्ति है, बुद्धि है और निर्णय लेने की क्षमता, इसका संबंध किससे है ना। देखिए शारीरिक विकास, अब देखिए जो कल्पना शक्ति है किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। बुद्धि किससे, मस्तिष्क से। और निर्णय लेना ये किससे है, ये तीनों की तीनों अपने जो मस्तिष्क है मित्रों उससे संबंधित है ना। तो देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। शारीरिक विकास में शरीर आएगा, सामाजिक विकास में समाज से संबंधित विकास आएगा, जबकि मानसिक विकास, मानसिक क्या होता है, संज्ञानात्मक या मस्तिष्क का विकास ही तो होता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 8 है वहां पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। मित्रों ये सीटीएट लेवल 2 का प्रश्न है, ठीक है। तो रीट लेवल 2 में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। तो निम्नलिखित में से किसका विकास है वो किशोरावस्था में नहीं होता है, ध्यान रखना। तो देखिए अहम केंद्रितता का, अभिरुचियों का, तर्क शक्ति का या प्रेक्षण का। तो देखिए मित्रों प्रेक्षण अवलोकन करना इसका किशोरावस्था में होता है, तर्क शक्ति का भी किशोरावस्था में विकास होता है, अभिरुचियाँ भी विकसित होती है किशोरावस्था में, ठीक है। लेकिन जो अहम केंद्रितता है मित्रों ये शेषवावस्था में विकसित होती है, न कि किशोरावस्था में इसका विकास होता है। अहम केंद्रितता यानी कि बच्चे स्वयं क्या होते हैं, खुद के विचारों पर ही, अपने अहम पर ही केंद्रित होते हैं, है ना। ये शेषावस्था की विशेषता है, न कि किशोरावस्था की। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि एक व्यक्ति जो स्वयं को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से भी मिलना नहीं चाहता है, यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है। तो देखिए ये रक्षात्मक युक्ति समायोजन का एक प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आएगा रीट वालों के ना। तो देखिए किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है मित्रों, एक व्यक्ति है जो खुद को कमरे में बंद कर लिया और किसी से भी मिलना नहीं चाहता है ना। तो ये क्या है, देखिए तार्किकरण में तो क्या करता है जो बालक या व्यक्ति है वो तर्क करता है, तो ये रक्षात्मक युक्ति यहाँ नहीं हुई है, ठीक है। फिर आया मित्रों प्रक्षेपण, उसमें स्वयं के जो आरोप होते हैं, गलतियां होती है दूसरों पर थोप देते हैं, ये भी नहीं होगा। और विस्थापन होता है कि एक जगह जो अपने नकारात्मक संवेग है, जो गलती मतलब एक जगह जो भी अपना गुस्सा है वो उससे संबंधित नहीं बल्कि दूसरे पर अपना गुस्सा निकालना, ये होता है विस्थापन। जबकि पलायन क्या होता है, किसी चीज़ से दूर रहना। तो यही हो रहा है, स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और किसी से भी मिलना नहीं चाहता, दूरी बना ले। तो यहाँ पे पलायन नामक रक्षात्मक युक्ति या समायोजन युक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों, सर्वप्रथम सीखने के जो सिद्धांत है, सर्वप्रथम जो सीखने के सिद्धांत है मित्रों इसकी किसने खोज की थी। अच्छा प्रश्न है ये भी सीटेट का ही प्रश्न है, सीटेट में पूछ लिया गया है। तो देखिए सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की, कोहलर ने नहीं की मित्रों, क्लार्क हल ने भी नहीं की, पावलोव ने भी नहीं की, बल्कि थॉर्नडाइक E.L. थॉर्नडाइक ने सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज की। इन्होंने अगर पूछे कि कब की, तो मित्रों 1898 में इन्होंने सीखने के सिद्धांतों की खोज की और फिर इन्होंने 1913 में सीखने के मुख्य और गौण नियम प्रतिपादित किए थे। तो सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज मित्रों थॉर्नडाइक ने की। तो विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है मित्रों कि सीखना है, सीखना क्या है। देखिए अच्छा प्रश्न है, सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखना। देखिए सीखने का संवेगों से क्या संबंध है, ये प्रश्न है ना। तो क्षीण संबंध यानी कमजोर रखता है, नहीं।
सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, गलत चीज़ है। संवेगों से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है मित्रों। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है या प्रभावित नहीं होता, तो प्रभावित नहीं होता, ये गलत है। सीखना हमेशा उसके संवेगों से ही प्रभावित होता है। अगर संवेग अच्छे रहेंगे तो अच्छा सीखेगा, संवेग बुरे रहेंगे तो हमेशा नकारात्मक ही सीखेगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है मित्रों, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। देखिए परिपक्वता से संबंधित है, एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, घुमाया हुआ प्रश्न है। देखिए साइकिल चलाना, अब देखिए साइकिल चलाना, ये देखिए परिपक्व जैसे बहुत जने लोग हैं लेकिन सबको साइकिल चलाना आता है, बिल्कुल गलत, सब साइकिल नहीं चला सकते, ठीक है। पढ़ना समझना, परिपक्व बहुत जने लोग हैं लेकिन पढ़ना समझना सबको नहीं आता है। चित्रांकन करना यानी कि चित्र बनाना, देखिए मित्रों चित्र बनाना है वो परिपक्व का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं। अभी देखिए मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, मैं खुद आज परिपक्व हूँ लेकिन मैं चित्र अच्छा नहीं बना सकता हूँ, यानी चित्रांकन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा मित्रा, चलना। जी हाँ, परिपक्व होगा इसका मतलब क्या है, वो चलेगा, है ना, जो चल रहा है वो परिपक्व है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 13 है वहां पे आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है मित्रों, सीखना किससे प्रभावित होता है। अच्छा प्रश्न है, दिगम का सीखना किससे प्रभावित होता है, आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से। तो मित्रों आत्मा से नहीं होगा, ना ही मन से होगा, ना ही बुद्धि से होगा, बल्कि प्रेरणा से सर्वाधिक सीखना प्रभावित होता है। यानी कि देखिए एक तो पहले जो भी बालक सीखता है उसमें मान लीजिए प्रेरित नहीं रहता तो वो उतना अच्छा नहीं सीखेगा, लेकिन जब भी बालक को प्रेरित किया जाएगा, अभिप्रेरणा या प्रेरित किया जाएगा, प्रेरणा दी जाएगी, मोटिव किया जाएगा मित्रों उसको, तो क्या होगा, वो अच्छी तरह से सीखेगा। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है मित्रों, स्मृति का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया। अच्छा प्रश्न है। स्मृति, देखिए स्मृति क्या है, स्मृति एक मानसिक जटिल प्रक्रिया है मित्रों। क्या है, मानसिक जटिल प्रक्रिया है स्मृति, है ना, मस्तिष्क वगैरह संबंधित है। तो इसका मतलब कहने का मतलब एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, संज्ञान से संबंधित है मित्रों, मानसिक जटिल प्रक्रिया है ना। तो इसका सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए कोहलर ने नहीं किया, ना ही स्किनर ने किया, ना ही सिम्पसन ने किया मित्रों। जो एबिंगहॉस नामक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने स्मृति का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया था। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो मित्रों ये थे आपके आज के शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।